तो कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान ज्योति पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है कोशिका जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और दूसरा स्टेटमेंट है कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा इसका, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। सेकंड क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो साइटोसोम में क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका अंगक होते हैं, सारे अंग होते हैं, लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता है। यानी कोशिका के अंदर केंद्रक को हटा दिया जाए तो उस सभी सम्मिलित भाग को क्या कहा जाता है, साइटोसोम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है। अभी जस्ट बताए थे साइटोसोम केंद्रक को छोड़ करके बाद बाकी जो पाया जाता है कोशिका में उसको कहते हैं कौन सी, साइटोसोम। तो इसमें कौन सा अंगक जो है सो साइटोसोम का हिस्सा नहीं है। तो साइटोसोम का हिस्सा कौन नहीं है, केंद्रक साइटोसोम का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो कोशिका द्रव में जीवित रचनाएं जो बढ़ता है और विभाजन करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनोइड। क्या कहेंगे उसको, ऑर्गेनोइड। और जो वृद्धि नहीं करेगा उसको कहते हैं मेटाप्लास्ट। 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड नहीं है। तो ऑर्गेनोइड कौन सा नहीं है, तो इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो रसधानी जो है सो ऑर्गेनोइड नहीं है, ये क्या है, मेटाप्लास्ट है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कोशिका का आकार एवं आकृति उसको उसके कार्यों के अनुरूप होती है, बिल्कुल सही होता है। सभी अंगों के कोशिका अलग अलग कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। स्वाभाविक सी बात है, जो जीव जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या अधिक होगा, जो जीव जितना छोटा होगा उसमें कोशिका की संख्या कम होगी। सी नंबर है अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत है। अलग अलग रचना, कोई एक अंग होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ तो उत्तक की बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तरल मोजाइक मॉडल क्या था, 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों को पढ़ते हैं। पहला है यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। 2 नंबर है यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। 3 नंबर है इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच गोलाकार प्रोटीन होता है। यानी 2 अणु जो होता है ऊपर नीचे क्या होता है, फॉस्फोलिपिड एसिड होता है, अणु होता है, और बीच में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का तीनों स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो ये सारे अंग जो है फ्लैजिला हुआ, सीलिया हुआ, माइक्रोविलाई, इस सब का निर्माण कोशिका झिल्ली करता है।
इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? तो परासरण की क्रिया सिर्फ कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो राइबोसोम के बारे में कहता है कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S, बिल्कुल सही है। बी नंबर है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट 30S तथा 50S होते हैं, ये भी कथन क्या है, दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में होते तथा इसके बीच दो सब यूनिट 40S तथा 60S होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। राइबोसोम प्रोटीन और RNA का बना होता है। राइबोसोम कौन चीज़ का बना होता है? राइबोसोम बना होता है प्रोटीन तथा RNA के बना होता है, लिपिड यहाँ पे क्या है, गलत दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान रचना कौन सा हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है प्रॉक्सीसोम। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सीसोम कहा जाता है। और एस्फिरोसोम जो होता है ये पौधे का लाइसोसोम कहलाता है। एस्फिरोसोम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, पौधे का लाइसोसोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहते हैं कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण होता है गोल्जी काय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? कहाँ से कहाँ तक? केंद्रक से कोशिका द्रव्य में ले जाता है, किस चीज को? आनुवांशिक पदार्थ को। तो कौन सा अंगक है ये? यह है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पहला, चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्त्रवण में भाग लेती है। और 2 नंबर है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका लिपिड तथा एस्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायक होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो कथन एक सही है और न ही कथन दो सही है, यानी उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे लिपिड हो जाएगा, चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका लिपिड के संश्लेषण में, और खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो कथन एक सही है न ही कथन दो सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। 2 नंबर है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 3 नंबर है, गोल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होता है? नहीं,
सबसे बड़ा अंगक होता है कोशिका के बारे में बात कर रहा है, तो कोशिका के बारे में हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों की बात कर लेंगे। तो कोशिका की बात सीधे होगी तो होता है लवक, प्लेस्टिड सबसे बड़ा अंगक होता है जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। दूसरा, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों क्या है, सही है। 17 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और 2 नंबर है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन क्या है, सही है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकाय द्वारा नहीं किया जाता है। तो गोल्जिकाय के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। संवेष्टन पैकिंग करता है, संग्रहण स्टोरेज करता है, स्त्रवण सेक्रेशन करता है, अंतः कोशिकीय पाचन, ये गोल्जी काय का कार्य नहीं है, गोल्जी बॉडी का ये कार्य नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, पहला है कोशिका का पावर हाउस, बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ा अंगक क्या होता है, लवक होता है। आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, ये भी सही है। और पैलोडकन, एस्फिरोसोम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का गलत है। पैलोडकन में हो जाएगा राइबोसोम। पैलोडकन क्या होना चाहिए, यहाँ पे राइबोसोम होना चाहिए, एस्फिरोसोम नहीं होना चाहिए। 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ए बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन सा है, तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ रहा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी बॉडी तो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चारों अंग का अभाव होता है, लेकिन उसमें डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तिका, ये सभी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ये हो जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। 24 नंबर है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है। यानी
कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका किसका रहता है? इसमें मुख्य भूमिका होता है किसका? केंद्रक का होता है। किसका होता है? कोशिका विभाजन में केंद्रक का मुख्य भूमिका होता है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम किस कोशिका अंगक से बनता है? 26 नंबर का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो लाइसोसोम का निर्माण जो होता है वो गोल्जी काय से होता है। गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया गया है, बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। कहता है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और 2 नंबर है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो 28 नंबर का बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों क्या है? सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो अपने परिस्थिति के अनुसार अपने अंग को बदल सकता है, आकृति को बदल सकता है, वो कौन सा अंगक है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। आगे, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है केवल साइटोसोम, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, साइटोसोम एवं केंद्रक। तो 31 नंबर का राइट आंसर बताइएगा। एक प्रारूपिक कोशिका में क्या होता है? साइटोसोम एवं केंद्रक। साइटोसोम के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और उसके अंदर जो मौजूद कोशिकांग है वो आ जाएगा। और इसमें केंद्रक को अलग से लिखा है, इसलिए कोशिका में ये सारे अंग पाए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे है, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेती है। सेंट्रोसोम किस चीज में भाग लेती है? तो सेंट्रोसोम भाग लेती है कोशिका के विभाजन में। सेंट्रोसोम कोशिका के विभाजन में भाग लेती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका कहाँ से यांत्रिक सहायता प्राप्त करता है? तो कोशिका जो है यांत्रिक सहायता प्राप्त करता है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका से। 34 नंबर क्वेश्चन है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? प्लाज्मा झिल्ली बनता है लिपोप्रोटीन से, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण से संबद्ध है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है?
प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहा जाता है टीलोमियर। क्या कहा जाता है? टीलोमियर। 40 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है, इसलिए इसमें वास्तविक केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, अंतःद्रव्य जालिका केंद्र है। अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्र किस चीज का केंद्र है? ये इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? किस चीज के कारण पादप की कोशिका और जंतु की कोशिका क्या होती है? अलग होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका भी दोनों में पाया जाता है। सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है? अलग हो जाती है। अगला है, लाइसोसोम में जमा होता है। लाइसोसोम में क्या जमा होता है? लाइसोसोम में जमा होता है पाचक एंजाइम। क्या जमा होता है? पाचक एंजाइम। इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहा जाता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार कौन चीज से बना होता है? ये बना होता है लिपोप्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से। 45 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया संबद्ध है। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज से संबद्ध है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का निर्माण होता है। अगला है पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम क्या होता है? ए RNA प्लस DNA, बी में है DNA प्लस राइबोसोम, सी में है राइबोसोम प्लस mRNA और डी में है राइबोसोम प्लस tRNA। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? पॉलीसोम किस चीज से बना होता है? पॉलीसोम बना होता है, पॉलीसोम बना होता है राइबोसोम और mRNA से बना होता है। कौन सी? पॉलीसोम। पॉलीसोम कहते हैं किसको? गुच्छा वाला जो होता है, गुच्छे के रूप में जो राइबोसोम होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवित कोशिका में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से ऊर्जा बनता है? कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से, और एटीपी के रूप में वो जमा होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। तो तरल मोजाइक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो तरल मोजाइक मॉडल सेंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। आज ये क्वेश्चन नंबर 49 पे कहते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। साथ साथ फंगी और जीवाणु में भी पाया जाता है कोशिका भित्ति। 3 बात याद रखिएगा, कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है, जीवाणु में भी पाई जाती है और फंगस में भी पाई जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो अवर्णी लवक का मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। 51 नंबर क्वेश्चन है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो पुरकिंजे ने किस चीज की खोज की थी? पुरकिंजे ने जीव द्रव का खोज किया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव किस चीज से बना होता है? जीव द्रव कहने का मतलब है कोशिका द्रव और उसमें मौजूद जितना कोशिकांग होते हैं वो और केंद्रक, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं?
जीव द्रव का निर्माण करते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक मिलकर के क्या करते हैं, जीव द्रव का निर्माण करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बना होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो पौधे में जो दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, वो कौन करता है, सेल्यूलोज वो चीज प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोट कोशिका में। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। जीव के बारे में पूछा, जीवाणु जो है सो इसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, लेकिन जीवाणु में कोशिका भित्ति पाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली के ऊपर जो उपस्थित होती है वो क्या होती है, वो राइबोसोम होती है। क्या होती है, वो राइबोसोम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। यानी वसा का पाचन और कोलेस्ट्रॉल का पाचन कहाँ पे होता है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता है, और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता था, खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 59 नंबर है, राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम कौन चीज से बना होता है, तो राइबोसोम बना होता है आरएनए से और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो गोल्जी उपकरण कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन ए प्रोकैरियोट में, बी में है लाल रुधिर कोशिकाओं में या कनिकाओं में, सी में है नील हरित शैवाल में, और डी में है उपयुक्त में से सभी में। तो गोल्जी उपकरण इन सब में से कहीं भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गोल्जी उपकरण कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी नहीं पाए जाते हैं, लाल रुधिर कनिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, और नील हरित शैवाल में भी नहीं पाए जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना, समांतर नलिका से बना होता है या सिस्टर्नी के समूह से बना होता है, वो संरचना कौन सी है, तो वो संरचना है गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। ये कौन भेजता है, तो गोल्जी बॉडी का ही ये काम है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डिवे ने देखा था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग कौन सा है। तो जीवाणु और वायरस से कौन रक्षा करता है, ये लाइसोसोम करता है। इसमें बहुत ही हार्ड क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं, 20 से ज़्यादा प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए क्या करता है, कोशिकाओं की रक्षा, कोशिकाओं की रक्षा करते हैं किससे, जीवाणु और वायरस से, कौन, लाइसोसोम। आगे है, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाए जाते हैं क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो श्वसन से संबंधित एंजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये,
माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में पाए जाते हैं श्वसन से संबंधित एंजाइम्स। 67 नंबर क्वेश्चन है, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। आगे है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो तरलयुक्त गुहा पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एस्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमा कहा जाता है। आगे है, कोशिका कला वर्णनात्मकतः पारगम्य होती है क्योंकि, ऑप्शन ए है यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है, बी में है यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है, सी नंबर है जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है, और डी नंबर है यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देता है। इसी क्वेश्चन को कहते हैं कोशिका झिल्ली जो है पारगम्य होती है। क्यों? ये क्यों होते हैं पारगम्य? वो कुछ अणुओं को अंदर तो जाने देती है अंदर बाहर, लेकिन सभी पदार्थों का अंदर बाहर जाने के लिए नहीं देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही कारण है कि कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सत्तर नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, यहाँ भी डीएनए पाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो पौधा का जो कोशिका भित्ति बना होता है निम्नलिखित में से किस घटक से बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम से बना होता है कोशिका भित्ति। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो अर्धपारगम्य कौन होता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, दोनों एक ही नाम है, इसलिए इसको हम कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं और प्लाज्मा झिल्ली भी हम कह सकते हैं। दोनों क्या होता है? अर्धपारगम्य होती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। बी है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होता है, ये भी सही है। सी नंबर है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी ऑप्शन सही है। और डी नंबर है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो पूरे शरीर में एक ही प्रकार की कोशिका तो नहीं मौजूद होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होता है? माइकोप्लाज्मा होती है। कौन सी कोशिका होती है? माइकोप्लाज्मा। 75 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। आगे है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बनता है? जीव द्रव्य किससे बनता है? जीव द्रव्य बनता है कोशिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से और अन्य कोशिकांग मिलकर के क्या होता है? जीव द्रव्य का निर्माण करता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या 2n में अणुसूत्र पाए जाते हैं, मतलब सम संख्या में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में? ऑप्शन के अनुसार ऑफियोग्लोसस, ऑफियोग्लोसस में सर्वाधिक सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए 77 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। 77 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र इसी में पाया जाए तो ओफियोग्लोसस। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होगा? जो प्रोकैरियोटिक जीव होगा, और प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है यहाँ पे? जीवाणु। 79 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था कौन? नॉल तथा रस्का ने किया था। अस्सी नंबर क्वेश्चन है, अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज किसने किया था? यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किया था पोर्टर ने। किसने किया था? पोर्टर ने किया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज। 81 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। तो गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने। लेकिन गुणसूत्र का जो खोज किया था वो किया था हॉफमिस्टर ने। किसने किया था? खोजकर्ता हॉफमिस्टर, और शब्द देने वाला कौन था? वो था वाल्डेयर। 82 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? ये करती है कोशिका झिल्ली। कौन करती है? कोशिका झिल्ली। क्यों? कोशिका भित्ति क्यों नहीं होगा? तो कोशिका भित्ति तो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतः प्रद्रव्य जालिका। 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो राइबोसोम में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है और रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। 87 नंबर क्वेश्चन, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से पूछ रहा है। तो ये जड़ की कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? जड़ की कोशिका में। पौधे के जड़ की जो कोशिका होती है उसमें पाई जाती है। 88 नंबर क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? ये करता है क्रोमोप्लास्ट। ये एक रंगीन लवक होता है जो आकर्षक होता है। 89 नंबर है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। 90 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? कोशिका में आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। कहाँ पे होता है प्रोटीन का संश्लेषण? राइबोसोम में। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है?
सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड। प्लास्टिक यहाँ पे लिखा हुआ क्या होगा, प्लास्टिड होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ऊर्जा का स्रोत ही बंद हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो यदि राइबोसोम नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है सो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कर देता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, सेल नाम किस जैव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका का जो सेल कहते हैं, कोशिका नाम किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस की खोज। 101 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? प्रस्तावित किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था कोशिका के बारे में। क्वेश्चन नंबर 102 है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह कथन है हैक्सले का। किसका कथन है? हैक्सले का। क्वेश्चन नंबर 103, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार और हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहेगा? जो एक कोशिकीय जीव होगा। यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना जीव, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 105 है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो होता है वो कहलाता है कौन चीज? क्रिस्टी कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रियल गुहा जो होता है, गुहा को कहा जाता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो वलन के बारे में पूछेगा तो क्या होगा आंसर? क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के बारे में पूछेगा तब क्या होगा? वो हो जाएगा मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 106 है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है। लेकिन कोशिका झिल्ली क्या होती है? वो होती है अर्ध पारगम्य। क्वेश्चन नंबर 107 है, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है? अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108 है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा कोशिकांग है सो जंतु कोशिका में नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, नहीं तो आदमी हरा भरा दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपोप्टोसिस। क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 110 है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाता था? केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का 3 काम था, पैकेजिंग था, सेक्रेशन था, इसलिए यहाँ पे अस्त्रबन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में यानी जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है, इसलिए दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? तो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बात किसने बताया था? तो ये बात बताया था स्लाइडेन और स्वान ने। किसने बताया था? स्लाइडेन और स्वान ने, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 115 है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से पदार्थ की उपस्थिति होती है? तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है, वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, परासरण की परिभाषा क्या है? तो परासरण की परिभाषा अर्धपारगम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह, यानी जल की मात्रा जिधर कम होगी जल उधर की ओर क्या होगी? प्रवाह करेगी। क्वेश्चन नंबर 117 है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? तो अधिक लवण वाले विलयन में जब किसी कोशिका को रखेंगे तो क्या होती है? वो सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? तो कोशिका से जल निकल करके बाहर की ओर चले आता है, क्योंकि बाहर में जल कम होता है और अंदर में जल की सांद्रता क्या होती है? कम होती है, इसलिए कम वाले क्षेत्र से अधिक वाले क्षेत्र की ओर निकल करके आ जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह 1 बिलियन में रख दी जाती है, ऐसा बिलियन होता है, उसको कहते हैं कौन सी? हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं। ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत हो जाता है तब वह 1 बिलियन में रख दी जाती है, ऐसा बिलियन क्या होता है? कहने का मतलब जब एक कोशिका को किसी बिलियन में रख देते तो उसका आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, यानी कि जल की मात्रा कोशिका से निकल करके बिलियन में आ जाता है। इस प्रकार के जो बिलियन होता है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है, तो किस प्रकार के बिलियन में रखेंगे तो कोशिका का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है अल्प पराशरी विलयन। क्या कहा जाता है? अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को रखेंगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, इसको कहते हैं अल्प पराशरी विलयन। हाइपोटोनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटोनिक। ऊपर में था हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में कोशिका का आकार विलयन में क्या होता था? सिकुड़ जाता था, लेकिन हाइपोटोनिक में कोशिका का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, बीज फूलते हैं
जब जल में रखे जाते हैं। तो बीज को जब जल में रखा जाता है तो क्या होता है, फूल जाता है। क्यों? अंतः शोषण के कारण, अंतः शोषण के कारण वो जल को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 121, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। तो वर्षा ऋतु में लकड़ी का दरवाजा क्या होता है, फूल जाता है, यानी पानी को अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अंतः शोषण के कारण। किसके कारण से? अंतः शोषण के कारण से। क्वेश्चन नंबर 122 है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग करने से पौधे की मृत्यु का कारण है। तो ज़्यादा मात्रा में यदि खाद या उर्वरक डाल दिया जाता है तो क्या होता है, अंदर में जल की मात्रा क्या होती है, जल की मात्रा अंदर में ज़्यादा होती है और बाहर में कम होती है। इसलिए जल पौधा से निकल करके बाहर की ओर आ जाता है और पौधा क्या होता है, सूख जाता है। तो इसलिए उसमें होता है कौन चीज़, बाह्य परासरण होता है। क्या होता है, बाह्य परासरण होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, केंद्रक के विभाजन में, केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है? केंद्रक का जो विभाजन हो जाता है उसको कहा जाता है कैरियोकिनेसिस। क्या कहा जाता है? कैरियोकिनेसिस कहा जाता है केंद्रक विभाजन को। क्वेश्चन नंबर 124 है, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? यानी शरीर का वृद्धि हो गया या शरीर कहीं कटकुट हो गया तो उसकी जो पूर्ति होती है किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है? तो वो होती है समसूत्री विभाजन। कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है उससे से उस चीज़ की मरम्मत होती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, कशेरुको वर्टेब्रा के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण होता है किस चीज़ के कारण होता है? मियोसिस के द्वारा। किस कारण से होता है? मियोसिस के द्वारा होता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? माइटोसिस की जो क्रिया होती है वो जो पूरी होती है सबसे ज़्यादा समय कौन सी अवस्था लेती है? तो वो लेती है कौन? प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 127 है, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो साइटोकिनेसिस किसके द्वारा होता है? तो साइटोकिनेसिस होता है कोशिका पट्टिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा समय में होने वाला था कौन? प्रोफेज। और सबसे कम समय में होने वाला कौन सा है? यह एनाफेज। क्या कहते हैं इसको? एनाफेज कहते हैं, सबसे कम समय में। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? तो कितने बार कोशिका का विभाजन माइटोसिस होगा तो 256 कोशिका का निर्माण होगा। जब 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, एगो 1 से 2 हुआ था। तो टोटल कितना बार हुआ? 8 बार। डबल हो जाता है। माइटोसिस में क्या होता है? कोशिका विभाजन डबल होता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की घटना के बारे में पूछा। तो क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार से होता है? तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है अर्धसूत्री में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। 131 नंबर क्वेश्चन है, पारगति यानी उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकिटिन अवस्था में। कोशिका का क्रॉसिंग ओवर होता है कहाँ पे? किस अवस्था में? पैकिटिन अवस्था में होती है।
क्वेश्चन नंबर 132 है, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो मियोसिस में क्या होता है, एक बार में 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार, कितनी कोशिका में होगा, यहाँ पे कितनी कोशिका में मियोसिस द्वारा विभाजन होता है? तो मियोसिस की क्रिया में एक बार में 4 बनता है, तो यहाँ से 50 को 4 से गुना करेंगे तो 50 चौके 200 होता है। तो 50 बार जो है सो 50 कोशिकाओं में मियोसिस की क्रिया होगी, यानी 50 गुने 4 बराबर 200 कोशिका का निर्माण होगा मियोसिस की क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 है, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सी होती है? तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था होती है कौन सी? प्रोफेज। प्रोफेज प्रथम अवस्था होती है और टेलोफेज अंतिम अवस्था होती है। 134 नंबर क्वेश्चन है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होती है? तो माइटोसिस में सेंट्रोमियर एनाफेज की अवस्था में क्या होती है? विभाजित होती है। तो एनाफेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। यह था पहला कथन। दूसरा कथन है, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। तो बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है, समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। दूसरी बात, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है और क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन क्या है? सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? तो फोंटाना जो है सो कौन सी कोशिकांग की खोज की थी? तो फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। केंद्रक अलग होता है और केंद्रिका अलग होता है। केंद्रिका केंद्रक के भी अंदर में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर में एक छोटी सी गोल रचना होती है जिसको क्या कहा जाता है? केंद्रिका कहा जाता है। तो केंद्रिका की खोज किया था किसने? फोंटाना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला चैप्टर कोशिका विज्ञान समाप्त होता है। उम्मीद करता आप लोग को वीडियो पसंद आएगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें पूरा कंप्लीट बायोलॉजी 10 से 15 दिन में हम कंप्लीट करा देंगे, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगी। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।